हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूपीएससी ने 2016 के अंदर पूछा है। क्वेश्चन है इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड के टॉपिक के ऊपर। अभी तक इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड के हम लोगों ने 2 वीडियोस और अपलोड की हुई हैं, आप लोग वो वीडियोस भी देखिए। एक तो 2016 का ही क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड एंड इंटर इंडस्ट्री ट्रेड, जो आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट के अंदर भी मिल जाएगा और साथ ही उसका लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। और वहां पे एक और जो पार्ट है उसका, कैन हेक्स्टर रोलिन मॉडल एक्सप्लेन द इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, तो वहां पे उसी का हम लोगों ने एक पार्ट डिस्कस किया हुआ है, दैट इज न्यू हेक्स्टर रोलिन मॉडल जो RF एल्वे ने दिया है। तो प्लीज उसको देखिए। और साथ ही एक और मॉडल है, दैट इज द मोनोपोलिस्टिक मॉडल ऑफ इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड जो ब्लासा एंड क्रुगमैन ने दिया है। उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज उन दोनों वीडियोस को देखिए ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी हो इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड के टॉपिक के बारे में। तो आज के अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे तो डायरेक्टली आपसे यूपीएससी ने 2016 में क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन द ब्रांडर क्रुगमैन मॉडल ऑफ इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। तो यूपीएससी 2016 का पेपर आप लोगों ने देखा होगा, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर जो मैं बात कर रही हूँ, वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया है। बट जो ये क्वेश्चन है जो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज, प्लीज रीड इट। एक्सप्लेन द ब्रांडर क्रुगमैन मॉडल ऑफ इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड इन एन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। तो हमें यहाँ पे पता क्या होना चाहिए, हमें यहाँ पे ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट के बारे में पता होना चाहिए कि ओलिगोपोली होती क्या है, और साथ ही हम लोगों को एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ओलिगोपोली एंड इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड के बारे में, और फिर ब्रांडर क्रुगमैन के मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो अभी तक आई होप आप लोगों को इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड के बारे में पता है। जिन लोगों को नहीं पता है इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड क्या होता है, मैं उनको बता दूं कि जब भी हम इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड की बात करते हैं, यहाँ पे हम बात क्या करते हैं कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एक कंट्री सेम क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का क्या कर रही है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट भी कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यूके एंड स्वीडन की बात करें और हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो यूके है वो क्या कर रही है, वो इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड कर रही है, इसका मतलब यूके क्या करेगा, यूके एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अगर हम हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स है, हम वहां पे कार की एग्जांपल ले तो हम बोलेंगे यूके क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कर रहा है, किसका, कार का। क्लियर। तो अगर सेम क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट किया जाए तो दैट ट्रेड इज नोन एज इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। क्लियर। और मैंने आप लोगों को थोड़े लास्ट जो लेक्चर है उसमें मैंने आप लोगों को बताया भी था कि क्यों यूके इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करेगा कार का, बिकॉज कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग हाई एंड गुड्स की तरफ जाएंगे, मतलब सुपीरियर क्वालिटी गुड्स की तरफ जाएंगे। जो लोग हाई एंड गुड्स की तरफ जाएंगे वो लोग क्या करेंगे, वो महंगी कार लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ये भी एज्यूम करते हैं कि यूके क्या करता है, यूके अपनी कंट्री में जो कार बना रहा है दैट इज अ हाई एंड प्रोडक्ट, मतलब लग्जरी कार्स बना रहा है। और अगर स्वीडन से जो वो इंपोर्ट कर रहा है दैट इज नॉट सो लग्जरी, दैट इज कंपैरेटिवली चीपर कार्स। तो हम लोग क्या कहेंगे, जो स्वीडन से कार आ रही है वो क्या है, दैट इज लो एंड प्रोडक्ट। और अगर हम बोल रहे हैं कि यूके क्या कर रहा है, कि यूके की जो स्पेशलाइजेशन है वो हाई एंड प्रोडक्ट्स में है। ठीक है, यूके कार्स दोनों बन रही है यूके पे, बट यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, यूके की जो स्पेशलाइजेशन है दैट इज इन हाई एंड कार्स। ठीक है, जैसे RFLV के मॉडल पे भी हम लोगों ने क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स पे ही डिस्टिंक्शन क्रिएट किया है। तो अगर हमने बोला कि जो यूके है, यूके हैज अ स्पेशलाइजेशन इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई एंड कार्स, तो यूके क्या करेगा, यूके अपना यही वाला प्रोडक्ट क्या करेगा, एक्सपोर्ट भी करेगा। और लाइकवाइज अब उसका इंपोर्ट क्या होगा, इंपोर्ट कौन सी हुई, जो कार कहां से आ रही है, स्वीडन से,
और यहाँ पे हमारी जो एजम्पशन है उसपे हम लोग ये भी एज्यूम करेंगे कि जो स्वीडन है वहां पे जो जो उनकी स्पेशलाइजेशन है वो किन कार्स में है, दैट इज इन द लो एंड कार्स। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यूके का एक्सपोर्ट क्या हुआ, हाई एंड कार, बट यूके का इंपोर्ट क्या हुआ, लो एंड कार फ्रॉम स्वीडन। तो आप लोगों को पता चला कि क्यों यूके ने एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द सेम क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का किया। कार का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्यों हुआ, क्योंकि कई बार क्या होता है वेराइटी पे फर्क होता है, कई बार क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स पे फर्क होता है एंड सो ऑन। जैसे क्रुगमैन ने क्या बोला था, क्रुगमैन ने वेराइटीज पे डिस्टिंक्शन क्रिएट किया। जहां पे हमने ब्लासा एंड क्रुगमैन मॉडल पढ़ा था तो वहां पे क्रुगमैन क्या बोल रहे हैं कि वहां पे जो डिस्टिंक्शन क्रिएट किया जा रहा है वो किस बेसिस पे हो रहा है, दैट इज ऑन द हॉरिजॉन्टल बेसिस, वेराइटी पे डिस्टिंक्शन है। बट जो RFLV ने किया उन्होंने वेराइटी पे नहीं किया, उन्होंने क्वालिटी पे किया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज वर्टिकल डिस्टिंक्शन। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखना कि हॉरिजॉन्टल डिस्टिंक्शन भी हो सकता है, वर्टिकल डिस्टिंक्शन भी हो सकता है। कहीं ना कहीं हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। और ये जो मॉडल्स है दैट इज द इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड मॉडल, यहाँ पे मोनोपोली पावर का होना इंपॉर्टेंट है, ब्रांड वैल्यू होनी चाहिए, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होना चाहिए, मोनोपोली पावर जैसी सिचुएशंस क्रिएट होनी चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ आ गया कि इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड क्या होता है। इसके साथ जो दूसरी चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए दैट इज ओलिगोपोली। जब भी हम ओलिगोपोली की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है कि यहाँ पे जो मार्केट है वहां पे हमारे पास क्या है, वी हैव फ्यू फर्म्स इन द मार्केट, फ्यू ही फर्म्स है, सेलर्स हैं, ठीक है, दे आर फ्यू इन नंबर्स। और इसके अलावा पहली बात तो ये दिमाग में आई, दूसरी चीज आप लोगों के क्या दिमाग में आती है कि इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं। और जब भी इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है तो जो आपका सेलर है उसके पास कहीं ना कहीं क्या होती है, ही हैज मोनोपोली पावर। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि मोनोपोली पावर क्या होता है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, आई होप आप लोगों को पता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मोनोपोली पावर। ठीक है, तो ओलिगोपोली भी पता चल गया आपको, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड भी पता चल गया। और ओलिगोपोली में एक चीज जो होती है दैट इज इंटरडिपेंडेंस। यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि एक फर्म जब भी कोई डिसीजन लेती है उसको पता है कि मेरा डिसीजन इम्पैक्ट करने वाला है दूसरी फर्म को। ठीक है, अगर मैं अपना आउटपुट फॉर एग्जाम्पल 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करती हूँ तो जो दूसरी फर्म है वो मेरा आउटपुट देखकर क्या करेगी, अपना आउटपुट डिसाइड करेगी कि मुझे कितना आउटपुट मैन्युफैक्चर करना है। और लाइकवाइज जो दूसरी फर्म है वो सोचेगी कि अगर मैंने अपना डिसीजन चेंज किया तो पहली फर्म भी क्या करेगी, चेंज करेगी। तो यहाँ पे एक इंटरडिपेंडेंस आपको दिखाई देती है। क्लियर? तो अब आप लोग ओलिगोपोली की डेफिनेशन पढ़िए और जो दूसरी है दैट इज इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, हम दोनों की डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर हम टॉपिक समझेंगे। ठीक है, देखिए ओलिगोपोली अ मार्केट सप्लाइड बाय अ स्मॉल नंबर ऑफ फर्म, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, फ्यू फर्म्स in which the choice of one firm affects the profit of other firms. The firms are linked by strategic interaction. So market equilibrium is determined by the outcome of strategic consideration. अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कुर्नॉट मॉडल की बात की, हमने बर्ट्रैंड मॉडल की बात की, और जब आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुर्नॉट मॉडल या बर्ट्रैंड मॉडल पढ़ा होगा तो वहां पे वो यही एस्पेक्ट इग्नोर भी करते हैं। बर्ट्रैंड एंड जो हमारा कौन सा मॉडल है, कुर्नॉट, दे इग्नोर इंटरडिपेंडेंस। क्योंकि आप लोगों को याद होगा बर्ट्रैंड और कुर्नॉट क्या कहते हैं कि एक फर्म क्या करेगी, एक फर्म फॉर एग्जांपल हम दो फर्म्स की बात कर रहे हैं, अगर मैं कुर्नॉट की बात करूं जो हम यहाँ पे यूज भी करेंगे, फर्म 1 एंड फर्म 2, अगर हम इन दोनों की फर्म की बात करें और फर्म 1 देख रही है कि मार्केट के अंदर जो फर्म 2 है वो 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करती है, तो फर्म 1 ये सोच रही है कि हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग फर्म 2 का जो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है, उस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, 15 यूनिट्स ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं फॉर एग्जांपल। लेकिन फर्म 1 ये भी दिमाग में सोच रही है कि मेरा जो डिसीजन है वो फर्म 2 को इम्पैक्ट नहीं करेगा। इम्पैक्ट नहीं करेगा क्या का मतलब हुआ कि जो फर्म 2 है वो अपना आउटपुट क्या रखेगी, कांस्टेंट रखेगी, चाहे फर्म 1 15 डिसाइड करे, चाहे फर्म 1 12 डिसाइड करे। लेकिन फर्म 1 ये एज्यूम कर रही है कि जो फर्म 2 का आउटपुट रहने वाला है वो मार्केट के अंदर क्या रहेगा, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। और यही जो है, यही एक इसका ड्रॉबैक भी बनता है जो चैम्बरलिन मॉडल ने डिस्कस किया। क्योंकि चैम्बरलिन मॉडल ने क्या बोला कि इंटरडिपेंडेंस होती है, कि अगर फर्म 1 क्या कर रही है, 15 यूनिट्स डिसाइड करेगी, तो फर्म 2 क्या करेगी, फर्म 2 ऑल्टर करेगी अपने आउटपुट को। ठीक है। और हम लोगों ने कुनॉट में भी यही देखा कि कुनॉट ने बोला तो है कि फर्म 1 कह रही है कि फर्म 2 क्या रखने वाली है, अपने आउटपुट को कांस्टेंट एज्यूम करेगी। बट एक्चुअल में फर्म 2 ने क्या किया था, कुनॉट मॉडल पे फर्म 2 ने अपना डिसीजन चेंज किया था। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे वही बात करते हैं कि फर्म्स के बीच में क्या है, एक इंटरडिपेंडेंसी की बात आती है। एक फर्म क्या बिहेवियर चूज करेगी वो डिपेंड करेगा दूसरी फर्म के ऊपर, दूसरी फर्म पहली फर्म के ऊपर। और अल्टीमेटली कुनॉट मॉडल पे होता क्या था, कुनॉट मॉडल पे जो दोनों फर्म्स थी, फर्म 1 एंड फर्म 2, वो लोग अल्टीमेटली क्या करती थी, 1/3 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करती थी। मतलब दोनों फर्म्स क्या कर रही थी, अल्टीमेटली जो लास्टली दोनों क्या कर रही थी, सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन कर रही थी। तो कुनॉट मॉडल का ये चीज भी याद रखना कि कुनॉट मॉडल में हमें हमारे पास जो आउटकम आया था वो क्या था, वो सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही थी। ठीक है। मैं कुनॉट मॉडल आप लोगों को इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि जो ब्रांडर क्रुगमैन का मॉडल है, उन्होंने अपना जो मॉडल समझाया है उसमें कुनॉट ओलिगोपॉली मॉडल ही यूज किया है। तो सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट की बात की जाएगी बाय द टू फर्म्स। ठीक है। तो ओलिगोपॉली में आप लोगों को क्या समझना है, सबसे पहली बात, मार्केट के अंदर स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स है, फ्यू फर्म्स है मार्केट के अंदर। दूसरी चीज, एक इंटरडिपेंडेंसी होती है यहाँ पे। तीसरी बात, दिस इज अगेन अ फॉर्म ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। फिर जब हमने बोल दिया कि इम्परफेक्ट कंपटीशन है, इसका मतलब यहाँ पे भी मोनोपोली पावर की बात की जा रही है। नंबर 4, कुनॉट मॉडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोपॉली, जो हम ब्रांडर क्रुगमैन मॉडल को एक्सप्लेन करने में यूज करेंगे। क्लियर। आगे बढ़ने से पहले प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम चैनल। दोनों का लिंक आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि कोई भी नई अपडेट आए उसका आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। अब हम बात करेंगे इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड की। देखिए, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड क्या है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड पे हम क्या बोलते हैं कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है, लेकिन किसका होता है, ऑफ द गुड्स ऑफ द सेम क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे रीड करिए, trade where goods of the same classification are both imported and exported, this is known as intra industry trade। अगर different kinds of different categories of goods का trade होता तो that trade is known as inter industry trade। तो inter industry trade और intra industry trade में आप लोगों को distinction पता होना चाहिए। इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, ओलिगोपॉली में भी मैंने आप लोगों को बताया कि दिस इज अ फॉर्म ऑफ व्हाट, दिस इज अ फॉर्म ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। और हमने जो लास्ट मॉडल पढ़ा था, दैट इज द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पे जो मॉडल था, जो हमने इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड की फर्स्ट वीडियो में पढ़ा, तो वहां पे भी दैट इज अगेन इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो जब भी इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड की बात आए तो दिमाग में क्या आएगा कि हम यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन पे डील नहीं कर रहे, वी आर डीलिंग विद इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो फर्म्स विद मोनोपोली पावर सेल टू एवरी कंट्री इन विच देयर इज अ प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है। फिर मोनोपोली पावर की डेफिनेशन पढ़ लीजिए जिन लोगों को नहीं भी पता है, द डिग्री ऑफ कंट्रोल दैट अ फर्म कैन एक्सरसाइज ओवर अ मार्केट, दिस इज नोन एज मोनोपोली पावर। अब आप लोगों को मोनोपोली पावर के बारे में पता चल गया, ओलिगोपोली के बारे में भी पता चल गया। तो हम वापस से अपना क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज ब्रांडर क्रुगमैन मॉडल of intra-industry trade
ठीक है, तो अब आप इस चीज को ध्यान से देखना। आप लोगों को पता है कि हमारा जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वहां पे मार्केट स्ट्रक्चर कौन सा है, ओलिगोपोली। ट्रेड क्या हो रहा है, सेम क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का ट्रेड हो रहा है। तो ब्रैंडर ग्रुपमैन ने जब अपना मॉडल दिया इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड का इन एन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो अप्रोच यूज की उसमें उन्होंने क्या किया, they used कुर्नॉट्स मॉडल। ठीक है, तो जिन लोगों को कुर्नॉट मॉडल पता है तो मैं आप लोगों को अभी भी बता दूं, हम उसी तरीके से पढ़ेंगे ब्रैंडर क्रुगमैन मॉडल को भी। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला ब्रैंडर क्रुगमैन ने कि हमारे पास क्या है, मार्केट के अंदर दो फर्म्स है। लेट्स से वी हैव फर्म 1 एंड फर्म 2। फर्म 1 बोलता है कि मुझे क्या करना है, मुझे आउटपुट प्रोड्यूस करना है, बट फर्म 1 कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म 2। ठीक है, फर्म 2 ने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया, उस बेसिस पे फर्म 1 डिसाइड करेगा कि मुझे कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है, कितना आउटपुट का सेल करना है मार्केट के अंदर। तो देखिए, कुर्नॉट मॉडल पे मैंने आप लोगों को बताया दो फर्म्स हैं, यहाँ पे भी लाइकवाइज दो फर्म्स है, बट यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इसका मतलब एक हमारे पास एक प्रोड्यूसर घर पे बैठा हुआ है, एक प्रोड्यूसर वो है जो कहां से सेल कर रहा है, फॉरेन से, फॉरेन में प्रोडक्शन कर रहा है और हमारी कंट्री पे सेल कर रहा है। मतलब जो हमारी कंट्री का इंपोर्ट है वो कहां से आ रहा है, वो फॉरेन से आ रहा है। तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ फर्म 1 को होम प्रोड्यूसर और फर्म 2 को मैंने बोला क्या, फॉरेन प्रोड्यूसर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि हमारे पास दो फर्म्स हैं, फर्म 1 एंड फर्म 2। फर्म 1 हमारे पास होम प्रोड्यूसर है एंड फर्म 2 इज योर फॉरेन प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, फर्म 1 कह रही है कि फर्म 2, फॉर एग्जांपल फर्म 2 कह रही है मैं x1 अमाउंट उसने प्रोड्यूस किया, ठीक है, मार्केट के अंदर फर्म 2 इज सेलिंग x1 अमाउंट ऑफ आउटपुट। तो बेस्ड ऑन दिस फर्म 1 ने डिसाइड किया कि मुझे मार्केट के अंदर कितना सेल करना है, x2। जब फर्म 2 ने देखा, ठीक, क्योंकि फर्म 1 इस समय जब x2 प्रोडक्शन कर रही है, उस समय फर्म 1 एज्यूम कर रही है कि जो फर्म 2 का आउटपुट है वो क्या रहने वाला है, दैट रिमेन्स कांस्टेंट एज x1। लेकिन जैसे ही फर्म 2 को पता चला कि फर्म 1 मार्केट के अंदर x1 अमाउंट ऑफ आउटपुट सेल कर रही है, तो फर्म 2 क्या करेगी, फर्म 2 अपना आउटपुट ऑल्टर करेगी। वो हो सकता है x1 की जगह क्या करे, x3 प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दे। जब फर्म 2 ने x3 किया तो वो क्या एज्यूम कर रही है कि जो फर्म 1 है वो अपना आउटपुट रखने वाली है कांस्टेंट, दैट इज x2। बट जैसे ही फर्म 1 ने देखा कि फर्म 2 x3 अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, तो फर्म 1 क्या करेगी, x4 अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी। और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा जब तक ये किसी नंबर xn पे पहुंचेंगे जहां पे दोनों फर्म्स क्या कर रही है, xn अमाउंट ऑफ आउटपुट ही प्रोड्यूस कर रही है। मतलब दोनों जो फर्म्स है, फर्म 1 एंड फर्म 2, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट को मार्केट के अंदर सेल कर रहे हैं। इस समय क्या होगा, इस समय हम लोग क्या कहेंगे कि दोनों कहां पे पहुंचेंगे, जब एक्सन के टाइम बोथ रीच एट नैश इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यही बोला गया है ब्रैंडर क्रुगमैन के मॉडल में। फर्क क्या है, फर्क ये है कि यहाँ पे एक फर्म होम प्रोड्यूसर है, एक फर्म क्या है, फॉरेन प्रोड्यूसर है। लेकिन कुर्नॉट का मॉडल जो था, कुर्नॉट में उन्होंने डायरेक्टली दो फर्म्स की बात की, होम कंट्री में ही प्रोडक्शन हो रहा है। बट यहाँ पे क्या हुआ, कुर्नॉट मॉडल को ही जब हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के फ्रेमवर्क में डालते हैं, दैट टर्न्स आउट टू बी ब्रैंडर क्रुगमैन्स मॉडल ऑफ इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। तो अगर आप लोगों को कुर्नॉट मॉडल पता है तो आई होप आप लोग यहाँ पे इसका लिख सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को इसके एक डायग्राम भी बताऊंगी, वो भी हम देखेंगे एंड देन आपके साथ मैं मॉडल आंसर शेयर करूंगी। ठीक है, थोड़ी 1 मिनट में आप कुर्नॉट मॉडल की डेफिनेशन पढ़ लीजिए। अ फॉर्म ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन वेयर all firms simultaneously decide how much to produce. If there are only two firms, जैसे हमने अपने केस में लिया, that it is known as Cournot duopoly. अब मॉडल आंसर देखने से पहले एक डायग्राम है उसको देख लेंगे।
मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर दो जगह से सेल आ रही है। नंबर वन, जो प्रोडक्शन कहाँ से हो रही है, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर कर रहा है, वो भी कुछ अमाउंट ऑफ सेल डोमेस्टिक मार्केट में कर रहा है, और कुछ सेल हमारी कहाँ से आ रही है, फॉरेन से। तो हम यहाँ पे उसी बेसिस पे लिखेंगे, एक्स एक्सिस पे सेल बाय होम प्रोड्यूसर, एंड वाई एक्सिस पे हम क्या लिखेंगे, सेल बाय फॉरेन प्रोड्यूसर। अब यहाँ पे मैं एक होम प्रोड्यूसर की रिएक्शन कर्व ड्रॉ करूंगी और एक फॉरेन की। आप लोग मुझे बताइए, रिएक्शन कर्व आप लोगों को पता है रिएक्शन कर्व क्या होता है? मैंने आपको जैसे अभी बताया कुड नॉट मॉडल के बारे में। कुड नॉट मॉडल पे मैंने क्या बोला आपको अभी थोड़ी देर पहले? मैंने बोला कि हम दो फर्म्स की बात करते हैं कुड नॉट मॉडल पे। तो यहाँ पे फर्म 1 और फर्म 2 को बेसिकली करना क्या है, दे वांट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम लोग इज्यूम कर रहे हैं, कुड नॉट मॉडल क्या बोलता है कि फर्म 1 जब भी अपना आउटपुट डिसाइड करती है, वो क्या बोलती है, वो बोलती है कि मेरा आउटपुट अगर कि फर्म 2 Q1 आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, देन बेस्ड ऑन दिस अमाउंट ऑफ आउटपुट, मतलब फर्म 2 का जो Q1 अमाउंट ऑफ आउटपुट है, बेस्ड ऑन दिस अमाउंट ऑफ आउटपुट फर्म 1 ने क्या किया, Q2 आउटपुट डिसाइड किया। तो इसका मतलब दिस इज द ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी ऑफ फर्म 1। तो रिएक्शन कर्व हमें यही बताती है कि ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी ऑफ फर्म बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ अनदर फर्म। टू बी प्रेसाइज, अगर मैं ये बोलूं कि Q2 जो मेरा है, जो फर्म 1 का डिसीजन है, दैट इज द ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी ऑफ फर्म 1। अगर मैं इसको बोलती हूँ दिस इज द फंक्शन ऑफ Q1, Q1 क्या है आपका, फर्म 2 का क्या रिस्पॉन्स था, तो दिस इज नोन एज रिएक्शन कर्व। ठीक है, मेरा रिएक्शन किस पे डिपेंड किया, मेरा रिएक्शन डिपेंड किया किसी और के आउटपुट पे, कोई और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय माय रिएक्शन कर्व। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने बोला R1 एंड R2 हमारे पास क्या है, रिएक्शन कर्व। R1 क्या है, R1 इज द रिएक्शन कर्व ऑफ फर्म 1 एंड R2 इज द रिएक्शन कर्व ऑफ फर्म 2। तो यहाँ पे अब इसी चीज को हम डायग्राम में बनाने की कोशिश करते हैं। फर्म 2 दैट इज द फॉरेन फर्म, अगर हम बोल रहे हैं कि जो हमारी फर्म 2 है दैट इज फॉरेन फर्म, वो बोलती है कि मेरे को कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है, मुझे कितना करना है, मुझे Q2 प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो जैसे ही फर्म 2 दैट इज द फॉरेन फर्म, उसने बोला मुझे Q1 प्रोड्यूस करना है, तो रिएक्शन कहां से आ रहा है, रिएक्शन आ रहा है फर्म 1 से, दैट इज द होम प्रोड्यूसर से। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान रखना, हमें यहाँ पे कौन सी रिएक्शन कर्व पे काम करना है, हमें यहाँ पे R1 देखना है। ठीक है, तो हमने बोला कि फर्म 2 फॉरेन प्रोड्यूसर ने बोला कि मुझे क्या करना है, मुझे Q1 सेल करनी है। तो इन रिस्पॉन्स टू दिस सेल Q1, अब जो हमारा होम प्रोड्यूसर था जिसकी रिएक्शन कर्व क्या है, R1, उसने बोला कि मुझे कितना प्रोड्यूस करना है, मुझे Q2 प्रोड्यूस करना है। जैसे ही फर्म 1 दैट इज द होम प्रोड्यूसर, उसने Q2 प्रोड्यूस किया, तो रिएक्शन कहां से आएगा, रिएक्शन आएगा फॉरेन प्रोड्यूसर से। तो फॉरेन प्रोड्यूसर की रिएक्शन कर्व क्या है, R2। तो अब हम क्या करेंगे, R2 वाली रिएक्शन कर्व पे ड्रॉ करेंगे। लेट्स से जब फर्म 1 ने दैट इज द होम प्रोड्यूसर डिसाइडेड टू प्रोड्यूस Q2 अमाउंट ऑफ आउटपुट, एट दैट टाइम जो आपकी फॉरेन प्रोड्यूसर था उसने क्या किया, उसने देखा कि हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है, तो उसने उस समय आउटपुट को कंट्रोल करने की कोशिश की मार्केट में। तो उन्होंने कहा कि हम रिड्यूस करेंगे आउटपुट, और अब उसने बोला कि आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस Q3 अमाउंट ऑफ आउटपुट। जैसे ही फॉरेन प्रोड्यूसर ने काम किया, तो अब बेस्ड ऑन दिस अमाउंट ऑफ आउटपुट जो आपका डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है उसने क्या किया, उसने अपना आउटपुट बढ़ा दिया, उसने अपना आउटपुट लेट से कितना कर लिया, Q4। तो ऐसे करते करते क्या हो रहा है कि एक फर्म अपना आउटपुट चेंज कर रही है, उस बेसिस पे दूसरी फर्म भी क्या कर रही है, अपना आउटपुट ऑल्टर कर रही है, और करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये लोग कहाँ पहुंचेंगे, ये अपने इंटरसेक्शन पॉइंट पे पहुंचेंगे, जिसको हम लेट से नाम दे देते हैं Q0। हम बोल रहे हैं एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे फॉरेन प्रोड्यूसर कितना प्रोड्यूस कर रहा है, OQ0, और होम प्रोड्यूसर भी कितना प्रोड्यूस कर रहा है, OQ0। मतलब दोनों अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोनों अल्टीमेटली क्या करेंगे, सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन करेंगे। तो यही उन्होंने बताया
ब्रांडर और क्रुगमैन के मॉडल में कि अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली जो फॉरेन प्रोड्यूसर है उसकी सेल और जो होम प्रोड्यूसर की सेल है वो क्या हो जाएगी, वो इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड पे सेम अमाउंट ऑफ सेल करेंगे एक कंट्री के अंदर। क्लियर हुआ यहाँ तक? और एक और चीज, जो ये पॉइंट है जहां पे आपकी रिएक्शन कर्व इंटरसेक्ट करती है, दिस पॉइंट इज नोन एज नैश इक्विलिब्रियम। इसको आप लोग क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज नैश इक्विलिब्रियम। आपने गेम थियरी के अंदर नैश इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा होगा। तो गेम थियरी में हम लोग जब नैश इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो वहां पे क्या हम बोलते हैं कि नैश इक्विलिब्रियम क्या है? जब दोनों प्लेयर्स के पास कोई भी इंसेंटिव नहीं होता अपना जो अपना स्ट्रैटेजी चेंज करने का, कोई भी इंसेंटिव नहीं होता, उस समय हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है हम उसको क्या कहते हैं? नैश इक्विलिब्रियम। तो अब आप लोगों को मैं रिएक्शन कर्व और नैश इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखवा रही हूँ, वो लिख लीजिए। और देन मॉडल तो कंप्लीट है, अब हमने सिर्फ मॉडल आंसर पार्ट देखना है। प्लीज रीड द डेफिनेशन ऑफ रिएक्शन कर्व एंड नैश इक्विलिब्रियम। Reaction curve: the optimal strategy of one player in a game expressed as a function of the strategy choices of other player। जैसे हमने थोड़ी देर पहले बोला, अगर Q1 को हम ऐसे लिखते हैं फंक्शन ऑफ Q2, then it is a reaction curve। ठीक है, तो इसी फंक्शन को हम जिस कर्व में ड्रॉ करते हैं, दैट कर्व इज नोन एज रिएक्शन कर्व। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, एक की स्ट्रैटेजी को डिपिक्ट किया इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रैटेजी ऑफ अनदर फर्म। अब नैश इक्विलिब्रियम की बात करें तो नैश इक्विलिब्रियम पहले तो वर्ड में ही इक्विलिब्रियम है, और यहाँ पे कौन सा इक्विलिब्रियम है? जहां पे किसी भी प्लेयर के पास कोई भी इंसेंटिव नहीं होता टू चेंज देयर स्ट्रैटेजी गिवन द स्ट्रैटेजी चूजन बाय अदर प्लेयर। तो प्लीज रीड दिस डेफिनेशन ऑल्सो। एन इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट फॉर अ गेम ऑफ स्ट्रैटेजी, अ सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज one for each player constitutes a Nash equilibrium if no player has an incentive to change their strategy given the strategies chosen by the other players। Clear? अब मॉडल आंसर पे आइए। ब्रांडर क्रुगमैन मॉडल explains intra-industry trade in an oligopolistic market। It means it explains the trade where goods of the same classification are both imported and exported in an oligopolistic market। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ बोला कि ब्रांडर क्रुगमैन मॉडल क्या है और इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड क्या होता है। एग्जाम्पशंस पढ़ लीजिए। एग्जाम्पशंस मैं वापस बोल रही हूँ, जब भी आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं तो एग्जाम्पशंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, मार्क्स फेचिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहां पे भी आप एग्जाम्पशंस लिख सकते हैं तो लिखिए, क्योंकि जब भी हम मेंस आंसर राइटिंग करते हैं तो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? हमारा स्ट्रक्चर हमेशा होना चाहिए हमारा कि हम लोग क्या करें, इंट्रो लिखें, इंट्रो के बाद हम लोग क्या लिखें, एग्जाम्पशंस लिखें, देन डायग्राम बनाए एंड देन कंक्लूजन पे आए। जहां पे भी आप एग्जाम्पशंस डायग्राम दे सकते हैं तो दीजिए। तो एग्जाम्पशंस को भी रीड आउट कर लीजिए। द मॉडल assumes the existence of oligopolistic market, meaning there are few firms in the market। ये तो हमारे मॉडल पे ही दिया हुआ था क्वेश्चन पे, बट अगर आप लोगों को सिंपली ब्रांडर क्रुगमैन मॉडल आ जाए तो भी ध्यान रखना ओलिगोपॉली मार्केट है। होमोजीनियस गुड्स, firms choose their output levels simultaneously considering the expected output of their rival। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, और यहाँ पे जो मार्केट की बात हो रही है, जो स्ट्रक्चर की, जो मॉडल की बात हो रही है, सॉरी, दैट इज कुड नॉट कॉम्पिटिशन, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। ईच प्रोड्यूसर हैज इक्वल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। Domestic demand function is identical in two countries. To maximize profits, firms charge different prices in each market, even for the same good. This strategy exploits transportation costs and consumer preferences। फिर यही डायग्राम जो मैंने आपको डिटेल में समझाई, जहां पे ये याद रखना क्यू नॉट यहाँ पे भी आना चाहिए और यहाँ पे भी आना चाहिए। और जब भी आप डायग्राम बनाएं, ठीक है, तो ये गैप ट्राई करना, ये यहां से ओ क्यू नॉट और यहां से ओ क्यू नॉट ऑलमोस्ट बराबर ही ड्रॉ करें, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं ओ क्यू नॉट कि दोनों फर्म सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट सेल कर रही है, तो ये गैप बराबर ड्रॉ करें। ये नहीं करना कि यहाँ पे एक एक हमारा यहाँ पे आ रहा है और एक हमारा कहीं यहाँ पे आ रहा है। गैप देखिए, गैप हमेशा मेंटेन करिए।
फिर हमने वही लिखा इन द फिगर एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स sale by the home producer in the domestic market, y axis represents sale by the foreign producer in the foreign market, r1 is the reaction curve of home producer and r2 is the reaction curve of foreign producer. Suppose if initially foreign producer attempts to sell OQ1 quantity in the home market, then home producer will sell OQ2 quantity in the home market. Given the sale OQ2 of home producer, foreign producer will sell OQ3 of goods in the home market. This process will continue till quantity OQ0 where foreign and domestic producer will sell the same quantity. ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लेना OQ0, या तो डायग्राम में स्मॉल क्यू कर देना या यहाँ पे कर देना. तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रांडर क्रुगमैन मॉडल ऑफ इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड जो आप एग्जाम में लिखेंगे. अदर देन दिस आप लोगों को इम्प्लीकेशंस पता होनी चाहिए. ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या पता चला कि चाहे कंट्री जो है वहां पे वो कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं भी इंजॉय कर रही हो, क्योंकि कंपैरेटिव एडवांटेज में क्या होता है, कंपैरेटिव एडवांटेज में जैसे हमने हेक्स्टर-ऑलिन मॉडल भी पढ़ा, हम लोग वहां पे क्या बात करते हैं कि एक कंट्री कैपिटल इंटेंसिव गुड में स्पेशलाइजेशन उसको अचीव है और दूसरी कंट्री लेबर इंटेंसिव गुड में स्पेशलाइजेशन है, एट दैट टाइम ओनली ट्रेड पॉसिबल. बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उससे हटकर बात होती है, क्योंकि हेक्स्टर-ऑलिन ने अल्टीमेटली कंक्लूजन हमें वहां पे क्या मिलता है कि ट्रेड तो होता है, बट ट्रेड कैसा होता है, इट इज अ इंटर इंडस्ट्री ट्रेड. बट यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना कि इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड के हमें यहाँ पे क्या पता चलता है, इवन कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं भी अचीव हो, इवन देन ट्रेड जो है वो पॉसिबल होता है. नंबर सेकेंड, ट्रेड कैन बेनिफिट कंज्यूमर्स बाय ऑफरिंग मोर वेराइटी एंड पोटेंशियली लोअर प्राइसेस. क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब एक फर्म देख रही है कि दूसरा फर्म क्या प्रोड्यूस कर रहा है, उस बेसिस पे वो अपना आउटपुट ऑल्टर कर रही है, और जैसे ही आउटपुट बढ़ता जाता है तो अल्टीमेटली क्या होता है, प्राइसेस फॉल करते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्राइसेस जो हो सकते हैं उसके कंपैरिजन पे प्राइसेस क्या होते हैं, प्राइसेस कम होते हैं. क्योंकि अगर ओवरऑल आउटपुट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, आउटपुट बढ़ा तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट भी मार्केट के अंदर रिलेटिवली कम होगा. नंबर थर्ड, firm may engage in strategic behavior like price discrimination to compete in international market. Clear? तो यहां तक हम लोगों ने बात की कि क्या क्या हम लोगों को मेन चीजें दिखी इस मॉडल के अंदर ब्रांडर क्रुगमैन में. तो आप लोगों को आई होप यहाँ पे समझ आया हो कि ब्रांडर क्रुगमैन मॉडल बोलता क्या है, हमें एग्जाम में आंसर्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं, और एक जनरल रूल है जब भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम में तो आप लोगों को क्या पता होना चाहिए कि हमें जब भी इकोनॉमिक्स में आंसर्स लिखने हैं, स्पेशली पेपर वन, क्योंकि पेपर वन एक ऐसा पेपर है जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग पेपर है. तो पेपर वन में जब भी आपको आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं तो आपको क्या लिखना है, पहले आपको इंट्रो देनी है, इंट्रो के बाद ट्राई टू प्रोवाइड एग्जाम्पशंस, देन डायग्राम, और अगर आप डायग्राम बना सकते हैं तो एक्सप्लेनेशन इज नॉट डिफिकल्ट. तो डायग्राम दीजिए और 2 लाइन का कंक्लूजन देने की भी कोशिश करिए जहां पे आप लोग दे सकते हैं. अगर इसके अलावा फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिखिए. टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, इंस्टाग्राम पे जुड़िए. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लाइकिंग.